हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोगों ने दो वीडियो में पढ़ा था, आधा आधा करके। एक में माउथ टू एसोफेगस पढ़ा था और दूसरे में हम लोगों ने माउथ टू फेरिंग्स पढ़ा था। उसके बाद में ईसोफेगस टू एनस तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद जो थर्ड वीडियो हम लोगों ने देखी थी उसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब कंप्लीट जो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आपस में मिल जाएंगे तो एक प्रोसेस बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। फूड को एलिमेंट्री कैनाल से कैसे पहुंचाया जाता है, फ्रॉम माउथ टू एनस कैसे पहुंचता है, उसके बीच में डाइजेस्टिव ग्लैंड कैसे एंजाइम को निकालकर उसके ऊपर एक्ट करती हैं, ये प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। तो पूरा का पूरा हम लोग डाइजेशन को हम लोग कवर करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, डाइजेशन होता है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला हमारा होता है इंजेशन, अंदर लेना फूड को। फिर हम लोगों का क्या होता है, डाइजेशन होता है, मतलब जो फूड हमने लिया है उसको ब्रेक डाउन करना है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में, डाइजेशन। उसके बाद में हमारी क्या होता है, थर्ड स्टेप जो हमारा होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। अब सिंपल फॉर्म में टूट गया, अब सिंपल फॉर्म में टूट गया तो हमको क्या करना, उससे एब्जॉर्ब करना है। क्या एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। उसको एब्जॉर्ब कहाँ करते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर। और ब्लड वेसल्स क्या करेगी, उसको जहाँ बॉडी के हर एक पार्ट में पहुँचाएगी, वो हमारा फोर्थ स्टेप हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। और जो कचरा बचता है, जो वेस्ट मटेरियल है या अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको हम लोग इजेशन की प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो डाइजेशन की 5 प्रोसेस होती हैं और पांचों को ह्यूमन के अंदर कैसे कैसी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन में, फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इंजेशन मतलब होता है फूड को इनटेक करना, फूड को लेना। कहाँ से ले रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं। माउथ में क्या होगा, उसको चबाया जाएगा। देखो, चबाना कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं है, चबाना एक इंजेशन का ही पार्ट है। हमने उसको चबाया है मतलब कि उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया है फूड को, ताकि उसमें एंजाइम मिक्स हो सके। सरफेस एरिया बढ़ा दिया है एंजाइम्स के लिए, क्योंकि अगर एंजाइम्स हर एक पार्ट तक नहीं पहुँचेगा तो एक्ट कैसे करेगा। च्यूट प्लस मैस्टिकेट, उसको और ज़्यादा पीस दिया है। मैस्टिकेशन के लिए ही तो हमारे प्रीमोलर और मोलर होते हैं। तो प्रीमोलर मोलर माउथ में होते हैं, इसके मतलब ये च्यूइड और मैस्टिकेशन की प्रोसेस होगी कहाँ पर, माउथ में। जो फूड हमने इनटेक किया है, जो माउथ में च्यूइड और मैस्टिकेशन की प्रोसेस हुई, उसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, ईसोफेगस में भेज देंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक। तो फूड का इंटेक करना फ्रॉम माउथ, और माउथ में च्यूइड मैस्टिकेट करके आगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में भेजना ही क्या कहलाती है, इंजेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब बात है डाइजेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह आपको समझना होगा। हम एक कोई फूड पार्टिकल लेंगे या उसके अंदर का न्यूट्रिएंट लेंगे कि हमने क्या कंपोनेंट है, कि कार्बोहाइड्रेट है, कि प्रोटीन है या क्या है, और उसके एग्जाम्पल के साथ में हम उसको समझेंगे। फर्स्ट, हमने कोई फूड मटेरियल लिया, जो हमने कहाँ पे किया, इंजेक्शन की प्रोसेस माउथ में लिया। माउथ में उस फूड के साथ में क्या मिक्स हुआ, सलाइवा। सलाइवा कहाँ से निकलता है, तो सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलेज, या फिर सलेवरी एमाइलेज बोलते हैं। इसका काम केवल और केवल फूड जो हमने खाया है, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा स्टार्च है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और किसी को ना तो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, ना फैट के ऊपर एक्ट करेगा, किसी के ऊपर एक्ट नहीं करता है। केवल और केवल क्या काम होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, सलाइवा के अंदर का एमाइलेज, सलेवरी एमाइलेज। जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और आगे की तरफ ईसोफेगस में पहुंचता है, तो इस फूड को एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। फूड के 3 नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। माउथ में है तो बोलस, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ। स्टोमक में है तो हमें एक नाम पढ़ना पड़ेगा, काइम। और जैसे ही वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा वैसे ही उसको हम लोग क्या बोल देंगे, काइल बोलेंगे, CHYLE। तो बोलस, काइम और काइल फूड को कहाँ पर बोलते हैं, ये आपको दिमाग में रखने अच्छी सी बात है, ठीक। फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, मिक्स होने पर अगर फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा, स्टार्च,
तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पूरे फूड के पैकेट को हम लोग क्या नाम दे दिया, बोलस नाम दे दिया, और ये आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। अब माउथ की बक्कल कैविटी से आगे की तरफ कहाँ जाएगा, ईसोफेगस, और ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टोमक में। ईसोफेगस से स्टोमक में एक मूवमेंट के द्वारा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस तरीके से वेव लाइक, फूड यहाँ था, वेव बढ़ी, फूड आगे, फिर ओपन, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर ओपन, फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो इस तरीके से फूड आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला गया। यही प्रोसेस हमारी, ये मूवमेंट हमारा क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। और जब उल्टी आती है तो स्टोमक से वापस खाना माउथ की तरफ पड़ता है, तो वो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो पेरिस्टाल्टिक, ईसोफेगस टू स्टोमक, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक, हमारा स्टोमक टू वापस ईसोफेगस। नेक्स्ट, बोलस हमारा कहाँ पहुँचा, स्टोमक में। स्टोमक की ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या किया, जैसे ही बोलस हमारा स्टोमक में पहुँचा, स्टोमक में एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई जिसको बोलते हैं चर्निंग की प्रोसेस। इधर से पटका उधर बोलस को, उधर से इधर पटका, अच्छी तरह उसको, उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस के साथ में क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया बोलस को अच्छी तरह। जैसे ही वो मिक्स हुआ उसको क्या नाम दे दिया गया, काइम नाम दे दिया गया। लेकिन इस बीच क्या हुआ होगा उस बोलस के साथ में, सबसे पहले HCl निकला। HCl एक, इसका pH कैसा होता है, 7 से कम। इसके मतलब कि उस फूड का जो pH है वो कैसा हो गया होगा, एसिडिक हो गया होगा। उसका नेचर कैसा हो गया होगा, एसिडिक हो गया होगा। सेकेंड, स्टोमक के हमने अंदर दो तरीके एक सेल्स देखी जिनको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक सेल्स, और उन पेप्टिक सेल्स से एक दो एंजाइम निकलते थे इनएक्टिव फॉर्म में, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जिसका डिस्कशन किया था। एक का नाम था पेप्सिनोजन और दूसरे का नाम था प्रोरेनिन। ठीक, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है किसकी, पेप्सिन की। तो इसके मतलब पेप्सिन का कोई ना कोई पेप्सिन एंजाइम का रोल है। क्या रोल है, फूड के साथ आया हुआ जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट किया किसमें, पेप्टोन्स में। किसने कन्वर्ट किया, तो पेप्सिन ने कन्वर्ट किया। रेनिन, प्रोरेनिन था, एसिडिक मीडियम हुआ, वो प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो गया, रेनिन में, और उसने बच्चों के अंदर मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम कर दिया। तो मिल्क को डाइजेस्ट करेगा रेनिन, और हमारा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा पेप्सिन, जो पेप्सिनोजेन से बना। उसके बाद स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस में एक और एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइपेज, और लाइपेज का काम क्या होता है, लिपिड को ब्रेक करना। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या टूटा, प्रोटीन टूटा, प्लस हमारा क्या टूटा, लाइपेज टूटा। ये दोनों चीज़ यहाँ पर क्या हुई, ब्रेक डाउन हो गई, और अपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं, लेकिन हाँ जो लार्जेस्ट फॉर्म थी उससे थोड़ा सा छोटे पार्टिकल में आ गए। ठीक, बोलस क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया, इतना सारा प्रोसेस हुई, तो अब जो फूड है स्टोमक के अंदर जो ब्रेक डाउन हो चुका है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम। एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है, फूड कितनी देर तक हमारे स्टोमक में रहता है या कितनी देर तक पेट में रहता है, 3 घंटे। इस 3 घंटे के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो अपना काम करता है। जो काइम होता है उसको आगे इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और सबसे पहले हमारा कहाँ पहुँचता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या आपको याद है प्रीवियस वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के जूस गिरते हैं, सॉरी 2 तरह के जूस गिरते हैं, और एक इंटेस्टाइन खुद बनाता है। पहला जूस लिवर से आया हुआ जिसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस। सेकंड जूस पैनक्रियास से आया हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूस एक ही डक्ट से आते हैं जिसको बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। रीज़न ये है, जितनी बार आप जिसका नाम लेते हैं, जिस भी वर्ड का साइंस में नाम लेंगे, वो वर्ड उतनी ही जल्दी आपके दिमाग में सेट होगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है बायोलॉजी में कि आपको एक सीरीज़ याद रखनी है कि इसके बाद क्या है, इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं जो काइम था उसके साथ ये 2 जूस मिक्स हुए, प्लस इंटेस्टाइन ने खुद जूस निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों जूस जो हैं वो काइम के साथ में क्या हो गए, मिक्स हो गए, और तीनों ने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन ना लिख करके इंटेस्टाइन लिखेंगे। ठीक, अब देखिए बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए ये केवल और केवल एक काम करता है, जो फैट होते हैं, फैट के लार्ज पार्टिकल होते हैं,
उनको थोड़ा सा क्या करेगा, ब्रेक डाउन, मतलब कि ये समझ लिए एक फैट का इतना बड़ा पार्टिकल है, उसको हमने क्या कर दिया, छोटे पार्ट में तोड़ दिया। छोटी फॉर्म में नहीं तोड़ा है, छोटे पार्ट में तोड़ा है। ठीक। पैनक्रियाटिक जूस, इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 चीज़ों को तोड़ने की कैपेसिटी होती है। किस किस चीज़ को तोड़ेगा? पहला हमारा होता है स्टार्च, दूसरा हमारा होता है प्रोटीन, और तीसरा हमारा होता है फैट। कैसे? आपने देखा था स्टार्च जो है यहाँ पर माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन सारे स्टार्च जो है वो एमाइलेज से टूटे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टार्च जो है वो यहाँ पर आकर इस पैनक्रियाटिक जूस के एमाइलेज से भी टूटते हैं। तो यहाँ पर जो एमाइलेज निकला ये हमारा सैलाइवरी एमाइलेज है, यहाँ पर जो एमाइलेज निकला ये हमारा पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। दोनों ही एमाइलेज है, दोनों को याद रखना है। दोनों का काम है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, प्रोटीन के साथ क्या होता है? प्रोटीन आपने यहाँ पर देखा, पेप्सिन जो है उसने प्रोटीन को किस में तोड़ दिया था? गैस्ट्रिक जूस ने पेप्टोन्स में तोड़ा था। अब ये पेप्टोन्स ही हमारे काइम की फॉर्म में हमारे कहाँ पहुँच गए? इंटेस्टाइन में पहुँच गए, और इंटेस्टाइन में इन पेप्टोन्स को पैनक्रियाटिक जूस ने क्या किया? इससे एक एंजाइम निकला जिसने पेप्टोन्स को जो है वो किस में कन्वर्ट कर दिया? तो पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। अब देखते हैं इसी पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक और भी एंजाइम होते हैं जो किसको कन्वर्ट करेंगे? फैट को भी कन्वर्ट करेंगे। फैट को छोटे पार्ट में तोड़ दिया था ताकि आगे चल के लाइपेज एंजाइम वर्क कर सके, और लाइपेज के बाद जो एंजाइम वर्क करेंगे वो हमारे पैनक्रियाटिक जूस से निकलेंगे, जिससे फैट जो है वो और छोटी फॉर्म में आ जाएगा। और सबसे छोटी फॉर्म क्या है हमारी? फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस ने सभी फैट को डाइजेस्ट कर दिया, नहीं, लगभग 50% फैट का डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। बचा हुआ जो डाइजेशन है उसका काम कौन करेगा? इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस के भी अंदर कैपेसिटी होती है कि वो स्टार्च को, प्रोटीन को और फैट को ब्रेक डाउन कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ पर माल्टोज बना और यहाँ पर माल्टोज बना, उन दोनों के साथ में हमारा कौन मिक्स हो गया? इंटेस्टाइनल जूस मिक्स हो गया, जिसने माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। सेम यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस से प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स से किस में टूट जाता है? पेप्टाइड में। लेकिन ये प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट पेप्टाइड नहीं होती है, तो पेप्टाइड और टूटेगा। इंटेस्टाइनल जूस से एक एंजाइम निकले जिन्होंने पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? अमीनो एसिड में। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट है। हमने यहाँ पर बताया पैनक्रियाटिक जूस 50% फैट का डाइजेशन कर देगा, लेकिन इसके मतलब कि हमारा 50% बचा, उस 50% फैट का डाइजेशन कौन करेगा? इंटेस्टाइनल जूस, और यहाँ पर फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमको एक चीज़ समझनी है कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी सिंपल फॉर्म जो है हमारी, वो है हमारी ग्लूकोज। अगर हमारा प्रोटीन है तो उसकी सिंपल फॉर्म है हमारी अमीनो एसिड। अगर फैट है तो हमारी आप ये समझ लीजिए इसकी फैट की स्मॉलेस्ट यूनिट है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, और ये कॉम्प्लेक्स यूनिट किस में कन्वर्ट होती हैं? इस हमारी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक। ये डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर हुई, और सारे के सारे जितने भी जो हमारे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स जो फूड के साथ थे वो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट जाएंगे, और यही जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये हमारी जो है, यही हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो इसके मतलब अब एब्जॉर्ब करेगी तो प्रोसेस कौन सी आएगी? एब्जॉर्प्शन आएगी। एब्जॉर्प्शन जैसे ही आया वैसे ही हमने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स से जो सिंपल फॉर्म में टूट चुके हैं उनको बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। कहाँ पर एब्जॉर्ब करेगी? एक बढ़िया सा क्वेश्चन, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। और कौन सी इंटेस्टाइन में? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के, मान लीजिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के किनारे किनारे हमारी ब्लड वेसल्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई थे, माइक्रोविलाई थे, इन्होंने क्या किया? न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्ब करके कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन यहाँ पर
दो क्वेश्चंस बनते हैं, क्या सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफ़र होते हैं? नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ आपका न्यूट्रिएंट इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाएगा, केवल एक चीज़ को छोड़कर, वो है हमारा फैट। फैट कभी भी ब्लड वेसल्स में नहीं जाएगा और फैट को ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स का एक छोटा भाई मान लीजिए या उसी के तरीके से एक ब्लड वेसल्स और होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। तो ऐसी वेसल्स जो फैट को कैरी करेंगी वो हमारी कौन सी है? लिम्फ वेसल, जिसका नाम होता है लैक्टिकल्स। तो लैक्टिकल्स का मेन काम फैट को एब्जॉर्ब करना है और ब्लड कैपिलरीज जो है बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अगला एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसके मतलब चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई तो कहीं ना कहीं उनको पहुंचाना है और पहुंचाने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, जो ब्लड कैपिलरीज ने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है? एसिमिलेशन कहलाती है। बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच गया। अगर हर एक पार्ट तक पहुंचा तो वहाँ पर पार्ट किससे बना है? सेल से बना है। और सेल ने क्या किया? सेलुलर रेस्पायरेशन किया, जिससे क्या बनी? एनर्जी बनी। सेल की अगर कहीं पे भी कोई सेल्स ख़राब हो गई हैं तो भी न्यूट्रिएंट की हेल्प से, जैसे प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉकिंग बोला जाता है, तो वो क्या करेगी? उन सेल्स को हटाई एक नई सेल्स को फॉर्म करेगी या फिर उनको रिपेयर करेगी। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स के काम हैं, लेकिन ये काम तभी होंगे जब ये न्यूट्रिएंट उस जगह पर पहुंचेंगे और उस जगह पर पहुंचाने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है? एसिमिलेशन कहलाती है। अगला जो आता है उसको बोलते हैं इजेशन। इजेशन का मतलब बाहर होना। जितना जो कुछ भी डाइजेशन में डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, उसको एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट कर दिया गया, पहुंचा दिया गया, लेकिन कुछ कचरा भी तो बचा होगा। उस कचड़े को बॉडी से बाहर निकालने की ही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है। तो जो आज हम लोगों ने पढ़ा था वो डाइजेशन की प्रोसेस थी। डाइजेशन की प्रोसेस 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। इंजेशन, उसके बाद में हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, डाइजेशन कंप्लीट हो गया और न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।